हेलो इंडिया, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? आई होप एंड आई विश यू ऑल आर फाइन। तो आज जिस नए टॉपिक के साथ हम चल रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। नया क्या है? अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, जो चार्ज था वो स्टेशनरी रहता था, जहां है वहीं रहेगा, चलेगा नहीं। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम चार्ज की मोशन के बारे में डील करेंगे। चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अब हमें बात किसके बारे में करनी है? चार्ज की मोशन के बारे में, और चार्ज के चलने से ही बनता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज के फ्लो की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ, मतलब पर सेकंड में कितना चार्ज किसी जगह पर से फ्लो हो जाता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। एक डायग्राम देखते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, ओके, और इसको हमने बहुत ही शानदार बैटरी से जोड़ रखा है जिसका पोटेंशियल है V। अब पोटेंशियल V लगा देने से ये जो कंडक्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, वो इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर देंगे। ओके, मान लो यहां मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ये हिस्सा ले लिया। इस हिस्से से मान लो डेल्टा टी टाइम के अंदर, टाइम कितना, डेल्टा टी, इतने टाइम के अंदर इस हिस्से से इधर फ्लो हो जाने वाला जो चार्ज है वो हमने मान लिया डेल्टा क्यू है। तो करंट कितना होगा इस कंडक्टर में, इस जगह पे या इस वायर के अंदर करंट कितना होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू हो जाएगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन में कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन में टाइम। ओके, अब इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या बनेगी? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की यूनिट अपॉन में टाइम की यूनिट, क्योंकि डेल्टा की तो कोई यूनिट नहीं होगी, डेल्टा अंतर को शो करता है, चेंज को शो करता है। चार्ज की यूनिट कूलम और अपॉन में टाइम की यूनिट जो कि होती है सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड, और इसी को हम प्यार से कहते हैं एम्पियर। यही कहलाता है एम्पियर। तो आपको ध्यान रखना होगा, कूलम पर सेकंड इज आल्सो नोन एज एम्पियर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I ले रहा हूं, इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, पूरे तरीके से समझाने के लिए, पूरे तरीके से बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। या फिर और ज्यादा डीपली अगर हम बात करें, जैसे एक करंट ये है 5 एम्पियर, एक करंट मान लो ये है 3 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा? मान लो ये जो टोटल करंट है कितना आ रहा होगा? सर 5 और 3 8 एम्पियर आ रहा होगा। क्या आपने इनका रिजल्टेंट निकालने के टाइम इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर रिजल्टेंट निकालने वाला फॉर्मूला यूज किया क्या? कौन सा? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने वाला फॉर्मूला होता था √a² + b² +
2ab cos थीटा। क्या आपको कहीं भी इन करेंट्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आंसर है नहीं पड़ेगी सर, हम तो इनको सिंपली अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो बस यही दिमाग में रहना चाहिए। दो बड़े ही प्यारे से स्टेटमेंट में लिखूंगा, उसके बिहाफ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। आप सोच में पड़ जाओगे सर, अभी अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनका सिंपल सम करते हैं, इनका वेक्टर सम नहीं किया जाता है, सिंपल सम इनका हम कर लेते हैं। और अब कह रहे हो करंट की डायरेक्शन भी होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा होता है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर चल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इसी में दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज चल रहा होगा उसके चलने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में, जैसे मान लो प्रोटॉन अगर इधर चल रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। आप कहोगे सर आप तो डायरेक्शन बता रहे हो इलेक्ट्रिक करंट की, फिर काय को ये स्केलर है। सर हमने स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी, तो इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर और डायरेक्शन आप बता ही रहे हो एग्जांपल के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। फिर आप वापस इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट्स को जब आपको जोड़ना होगा, जब आपको उन्हें घटाना होगा, तब आप सिंपल अलजेब्रिक सम उनका कर दोगे। आपको उन करंट्स का वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन क्वांटिटीज का सिंपल एडिशन हो जाता है उन्हें वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, बल्कि उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या कहा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये है कहानी। एक वर्ड मैंने यहां लिख रखा है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट, किसी पर्टिकुलर पल पे करंट। मान लो ये जो एग्जांपल हमने लिया था, ये हमने ऐसे कहा कि 0 से 10 सेकंड के बीच में, 0 से 10 सेकंड के बीच में एक जगह से दूसरी जगह तक जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है वो 100 कूलम है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 0 से 10 सेकंड के बीच में 100 कूलम फ्लो कर रहा था, तो आपने क्या किया, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया सर करंट 10 एम्पियर होगा। कैसे, चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन नहीं, ये जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। देन मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट जानना चाहता हूं। मान लो ये 0 से 10 तक का जो रास्ता था इसमें कहीं ना कहीं 6 भी रहा होगा, 6 सेकंड का भी टाइम आया होगा। 6 के पास में यहां पे 5 होता है और इधर साइड में 7 होता है। ओके, अब मैं उस टाइम इंटरवल को 10 सेकंड का टाइम इंटरवल न लेके ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहा हूं। अब मैं क्या बात करूंगा, मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो छोटा चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू, अपॉन में जो छोटा इंटरवल है डेल्टा टी, या जो डेल्टा टी टाइम में ये जो इंटरवल है 2 सेकंड का, डेल्टा टी टाइम में मान लो टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ वायर के थ्रू वो डेल्टा क्यू था। लेकिन अभी मैं तो 6 सेकंड पे कितना करंट होगा, 6वें सेकंड पे करंट कितना होगा वो जानना चाहता हूं। तो एक काम करो सर,
इस टाइम इंटरवल को छोटा करते करते 6 के पास आ जाओ। ये टाइम जो इंटरवल है इसको छोटा कर दोगे तो यहां आओगे, ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और छोटा कर दोगे तो और पास आ जाओगे 6 के। ऐसे ही करके सर इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दो ताकि बिल्कुल आप 6 के पास आ जाओ। मतलब ये है कि सर करंट, अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो जो 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं, जो टाइम इंटरवल उन दोनों पॉइंट्स के बीच का है, जो भी चार्ज उस टाइम इंटरवल में फ्लो किया है, उसके साथ अब आपको ये बताना होगा कि मैं जो टाइम इंटरवल है इसको बहुत छोटा ले रहा हूं। कितना छोटा ले रहा हूं कि ये टाइम इंटरवल नियर अबाउट 0 है। क्यों? अगर 6 के पास पहुंचना है तो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस बिल्कुल 0 होना चाहिए। अभी 5 और 7 लिए थे, टाइम इंटरवल 2 था। 5 और 7 ना लेके मैं इधर 6.5 लेता, इधर 5.5 लेता, तो टाइम इंटरवल कितना आ जाता? 1 का। और छोटा टाइम इंटरवल लेता तो मैं बिल्कुल 6 के पास पहुंचने वाला था। जितना छोटा टाइम इंटरवल में लेता जाऊंगा उतना मैं 6 के पास जाता जाऊंगा। तो फिर मैंने एग्जैक्टली ये बता दिया कि जो करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होगा, लेकिन ये जो टाइम है, ये डेल्टा टी जो है, टाइम डिफरेंस जो है, वो नियर अबाउट 0 होना चाहिए। बहुत छोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए, इतना छोटा कि बिल्कुल इस पॉइंट के पास में ही दिखे। और जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, क्वांटिटीज बहुत छोटी होती हैं, तो ध्यान दें कि टाइम इंटरवल भी छोटा बता रहा हूं, तो उस छोटे टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो होगा वो भी छोटा ही होगा। क्लियर? तो जब क्वांटिटीज बहुत छोटी होती हैं तो डेल्टा को हम रिप्लेस कर देते हैं डी से, और यही फॉर्मूला बन जाता है इंस्टेंटेनियस करंट का, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट। क्लियर? इसे कैसे रीड करते हैं? dq अपॉन dt को रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, और d मतलब छोटी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है या छोटे अंतर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी d को हम डिफरेंशिएशन या फिर प्यार से डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सो इंडिया, नाउ द टॉपिक what I am going to discuss is different types of charge carriers। तो क्या खाली वायर के थ्रू ही चार्ज फ्लो कर सकता है? क्या खाली वायर में ही करंट फ्लो कर सकता है? आंसर है नो। चार्ज को फ्लो कराने के लिए, करंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वायर भी होता है, सेमीकंडक्टर्स के थ्रू भी करंट फ्लो होता है, गैसेस के थ्रू भी करंट फ्लो होता है, सॉल्यूशन जो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं उनके थ्रू भी करंट फ्लो कर सकता है। तो अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, इनके अंदर करंट को कौन फ्लो कराता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इनके अंदर करंट्स को फ्लो कराने के लिए। तो पहला है मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। जो वायर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे ही हम वायर्स के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। पहला। सेकंड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे H2SO4 या कॉपर सल्फेट, जो सेल्स वगैरह अगर आपने देखे हो, तो उन सेल्स वगैरह के अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए? तो वो जो सेल के अंदर केमिकल होता है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, रिएक्शन होने की वजह से 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। तो गैसेस के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं, ये करंट को फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही करंट को फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नाम दिया जाता है होल्स, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कहानी क्या होती है वहां पे, सेमीकंडक्टर्स में क्या है, हम किसी भी रीजन से, किसी भी प्रोसेस से हम इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। कोई भी सब्सटेंस लिया है, सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है, उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज इक्वली मान लिया जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो हम मान लेते हैं उस जगह पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की छोड़ी हुई जगह जो होती है उसी को बोलते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, और इलेक्ट्रॉन तो है ही जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर है। उसके बाद फोर्थ है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता है, इस तरीके से ट्यूब होगी, इधर दो प्लेट्स होंगी, एक इधर होगी एक इधर होगी। इसमें क्या है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी प्लेट की तरफ चले जाते हैं। वैक्यूम होता है इस ट्यूब के अंदर, और एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट की तरफ चले जाते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और चार्ज चल रहा है तो चार्ज के चलने से करंट बनता है। एंड द फिफ्थ वन इज डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब्स में क्या होता है, इसी तरीके की ट्यूब होगी, लेकिन इस ट्यूब के अंदर राइट नाउ गैस होगी। हमने बैटरी वगैरह कुछ भी अप्लाई कर रखा होगा इससे पोटेंशियल देने के लिए। अब उस गैस के जो आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उस गैस के अंदर जो आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इन डिस्चार्ज ट्यूब्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ गैसेस आर चार्ज कैरियर्स। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी मतलब करंट और टाइम। करंट और टाइम का जो ग्राफ है that represents the value of charge flow in the given time। नहीं आया? थैंक यू, ध्यान दें। एक ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ है ये? आईटी ग्राफ, करंट और टाइम के बीच में, टाइम और करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हीट करंट भी होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे हीट करंट। तो मैंने बता दिया यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, मान लो इस तरीके से ग्राफ आपको दिया है, ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। स्टार्टिंग में टाइम t1 पे, ये टाइम t1 पे यहां से स्टार्ट हुआ जो भी करंट रहा हो, और फिर करंट बढ़ने लगा, करंट बढ़ते बढ़ते टाइम t2 पे इतना करंट हो गया, इसकी जो भी I2 वैल्यू रही वो। स्टेटमेंट पे चलते हैं, द एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ का एरिया, वो भी टाइम वाली एक्सिस के साथ, ध्यान रखना टाइम वाली एक्सिस के साथ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछे जाने के चांस हैं। वो एक ग्राफ आपको देके पूछ सकता है कि बताओ भैया कितना चार्ज फ्लो हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा टी बोले तो T2 माइनस T1, इतने टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, इतना इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा। तो इस ग्राफ का एरिया आप निकालेंगे, इस ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वो चार्ज के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ आईटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, 1828 1828। आप सोच रहे होंगे क्यों डेट बता रहा हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, महात्मा गांधी जी की भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं है, ये इनकी है, जॉर्ज साइमन ओ
3 आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, 3 के बराबर थे। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने 1828 में एक लॉ बना के दिया और उस लॉ का नाम था ओम्स लॉ। उन्होंने क्या स्टेटमेंट है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द फिजिकल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स? लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर्स को अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मान लो यही कंडक्टर है, तो इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मटेरियल और सराउंडिंग का टेम्परेचर, अगर इन सब चीजों को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तब, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कब, अगर इन चीजों को चेंज नहीं कर रहे हैं तब इलेक्ट्रिक करंट किसी बैटरी को लगा देने से इसके अंदर से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब जितना पोटेंशियल लगा रहे हो आप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो उस कंडक्टर पे लगाए गए पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ओके। अगर ये है ओम्स लॉ, ध्यान रखना ये है ओम्स लॉ। मैं आगे जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आगे जो लाइन लिखूंगा वो ओम्स लॉ नहीं है, यहां ये है ओम्स लॉ। अब मैं आगे इसको लिख सकता हूं V इज इक्वल टू I और प्रोपोर्शनल की माप को हटा के जो कांस्टेंट ला रहे हैं दैट इज R। ये ओम्स लॉ नहीं है। तभी दिमाग में क्वेश्चन आया सर एक ही तो बात है, ये क्यों नहीं ओम्स लॉ? देख यहां निश्चित है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I में निश्चित है कि V को बढ़ाएगा करंट बढ़ेगा उतने ही अमाउंट में। तूने डबल कर दिया पोटेंशियल तो करंट भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। लेकिन यहां तूने पोटेंशियल मान ले डबल कर दिया तो निश्चित नहीं है कि करंट डबल हो सकता है रेजिस्टेंस उस हिसाब से चेंज हो गया हो। पहले रेजिस्टेंस जो था कुछ चेंज रेजिस्टेंस में भी आ गया हो, ये उतना चेंज ना हुआ हो। मान ले आपने पोटेंशियल को डबल कर दिया, पहले वैल्यू हुआ करती थी कुछ ऐसी 6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा था, वायर का रेजिस्टेंस था 3। लेकिन अब आपने 12 एम्पीयर कर दिए, 12 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया, डबल कर दिया, तो आपके अकॉर्डिंग करंट को डबल हो जाना चाहिए था, 2 टू द 4 हो जाना चाहिए था, मान लो 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस, पहली बात तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, दूसरी बात करंट सेम अमाउंट में सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल को डबल किया है तो करंट को भी डबल हो जाना चाहिए था। तो हम क्या देख रहे हैं यहां से? हम ये देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जिस प्रोपोर्शन में आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है ये है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना है। किसी भी वायर के आगे चल के सर्किट हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इज इक्वल टू होता है उसमें फ्लो होने वाला करंट I इनटू उसका रेजिस्टेंस R। चलो अब इस कांस्टेंट के बारे में खुल के बात करते हैं। हियर the proportionality constant is resistance। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये रेजिस्टेंस कहलाता है और डिनोट किससे कर रखा है वो आपको पता ही है, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल R। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लाए थे वो रेजिस्टेंस कहलाता है, उसको कैपिटल R से हमने डिनोट कर रखा है। तो ये हो जाएगा R is equal to V upon I। इसकी यूनिट बता देते हैं। इसकी यूनिट होती है द SI यूनिट
ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या होती है? ओम। माननीय साइंटिस्ट साहब के नाम पर ही थी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है, एंड इट्स सिंबल ये, इसका नाम बता देता हूं पहले। सिंबल होता है ओमेगा, और बनाते ऐसे हैं, जैसे हम कहें कि ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो रेजिस्टेंस को ऐसे लिखा जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 और ये सिंबल ओम। ये सिंबल क्या बोला जाता है? ओम। डेफिनेट हमने ये देख लिया आर क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। हमने इसकी यूनिट देख ली, इसकी यूनिट ओम है, और इसकी यूनिट जो है उसका सिंबल ओमेगा है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन, अब सुनो, अगर मैं 1 एम्पियर करंट ले लेता हूं, किसी वायर में अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और उस वायर पे जो लगाया गया पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 1/1, वोल्टेज कितना है 1 और करंट कितना है 1, तो 1/1 सर 1 ओम आ गया। तो अब यहां से डेफिनेशन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इफ 1 volt of potential is applied and the current is 1 ampere, then the resistance of the wire is 1 ohm. हमने 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया। हमने डिफाइन कर दिया कि रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम रेजिस्टेंस वो कितना होता है। तो इसी डेफिनेशन को जो मैंने बताई है इसको लिख लेते हैं। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर and potential applied is 1 volt, then the resistance of wire is known as 1 ohm. मतलब किसी वायर में अगर मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसको दे रखा है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट अगर 1 एम्पियर है, तो निश्चित रूप से इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। सो इंडिया, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीआई ग्राफ। वीआई बोले तो पोटेंशियल करंट ग्राफ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब हम सबसे पहले तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। तो ये है वो कंडक्टर या वायर या रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये है एक बैटरी और ये मैंने लगा दिया एरो। एरो हमें ये बता रहा है कि हम जितना चाहें यहां से पोटेंशियल को चेंज करा सकते हैं। 1 वोल्ट थोड़ा घुमाया, 2 वोल्ट थोड़ा और घुमाया, 3 वोल्ट थोड़ा और घुमाया, ऐसे करके हम यहां से चेंज कर सकते हैं गिवन पोटेंशियल को। अब पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल पहुंच रहा है, आपके घुमा देने से पोटेंशियल कितना एक्चुअल में यहां पहुंच रहा है, उसको मेजर करने के लिए अब हम लगाते हैं यहां एक डिवाइस, और वो कहलाती है प्यार से वोल्टमीटर। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल पहुंच रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम बहुत ब्यूटीफुल डिवाइस लगाते हैं जो कि कहलाती है वोल्टमीटर। बहुत शानदार डिवाइस है। कैसी लगा रखी है सर? इस डिवाइस के पैरेलल में लगा रखी है, एक के ऊपर एक, तो मतलब पैरेलल। और कितना करंट इसमें फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए यहां हम एक और बहुत बढ़िया डिवाइस लगाते हैं, दैट इज नोन एज एमीटर। वोल्टमीटर, एमीटर। पोटेंशियल लिख लेना। वोल्टमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the potential difference across the conductor। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है ये। और एमीटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the, क्या मेजर करती है ये? करंट। ओके, और ये वोल्टमीटर कैसा लगा रखा है? पैरेलल में। वोल्टमीटर हमेशा कैसा लगेगा? पैरेलल में। और ये एमीटर एक के बाद एक
तो इस वायर के बाद ये दूसरी डिवाइस मतलब मीटर, तो ये कहलाता है सीरीज अरेंजमेंट। एक के बाद एक मतलब सीरीज अरेंजमेंट। वोल्टमीटर पैरेलल में, अमीटर सीरीज में। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें VI ग्राफ खींचना है। तो जॉर्ज साइमन ओम्स ने क्या किया, यहां से पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कराते गए। 0 लिया तो रीडिंग चेक की, यहां रीडिंग चेक की, यहां से चेंज कराने के बाद रीडिंग चेक की, पता चला 0 है। फिर करंट चेक किया, करंट भी 0 था। थोड़ा सा घुमा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहां पे रीडिंग आने लग गई 1 वोल्ट, रुक गए 1 वोल्ट पे। फिर उन्होंने करंट चेक किया 2 एम्पियर। ओके, फिर आगे चले, उन्होंने थोड़ा और घुमाया, तब तक घुमाया जब तक कि यहां 2 वोल्ट आ गया। 2 वोल्ट पे करंट चेक किया 4 एम्पियर। मतलब जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ा रहे थे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी बढ़ रहा था। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो आ गया सर जी। ग्राफ, इन्हीं डेटा के थ्रू ग्राफ अगर खींचना चाहें, पोटेंशियल को y एक्सिस पे ले लेते हैं। हालांकि आप फ्री हैं, कहीं भी ले सकते हैं। और x एक्सिस पे करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये कैसा रिलेशन है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है सर, ऐसा आता है। चाहे इस डेटा से खींच लो, 0 0 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, दूसरा कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस ग्राफ के अंदर कौन सा ग्राफ है, ये VI ग्राफ जो है, VI ग्राफ ड्रॉ करना था। इस VI ग्राफ के अंदर रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू हिडन है। इतना सुनते ही उमेश मांझू गौर से देखने लगा, सर दिख तो नहीं रही है। मन की आंखें खोल रहे बच्चा, दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें हम दिखाएंगे रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा। कहानी ऐसी है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप बोले तो ढलान, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ढलान किसी भी ग्राफ का, वो tan थीटा से कैलकुलेट किया जाता है सर जी। ओके, तो यहां से ये tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा लगाओगे तो कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो यहां। ओके, अब लगा लो tan थीटा इस ट्रायंगल में। tan थीटा सब इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर। ओके, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये, मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कौन है पोटेंशियल, तो डेल्टा v अपॉन में बेस। बेस मतलब x एक्सिस पे कौन है सर जी, करंट, तो डेल्टा i। ये tan थीटा कैलकुलेट किया है मैंने, बस अभी कुछ नहीं बता रहा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। यहां पे मैंने tan थीटा कैलकुलेट किया, वो भी कौन सी एक्सिस के साथ, करंट वाली एक्सिस के साथ। वो भी आप चेक कर लो, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है v IR। यही होता है, हाँ सर यही बताया। अब v और I के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं और वैल्यू किसकी निकालनी है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है सर, रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई तो करंट के साथ हो रहा है, उसी वाली एक्सिस के साथ, तो करंट वाली एक्सिस के साथ स्लोप देखा जाता है। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया, निकिता ने क्वेश्चन किया, मान लो निकिता और चेल्सी ने क्वेश्चन किया, सर ये एंगल यहीं से क्यों ले रहे हो, यहां से क्यों नहीं ले रहे। तो इसके लिए बता रहा हूं, जिसके साथ रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा था उसी वाली एक्सिस के साथ स्लोप देखा जाता है। तो यहां पे tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। अब ये आप यहां से देखो, v इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू v अपॉन i। तो v अपॉन i ये किसके बराबर होता है सर, ये तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो बस आ गया। तो रेजिस्टेंस जो है स्लोप के बराबर होता है। स्लोप मतलब चढ़ाई, चढ़ाई जो है tan थीटा से कैलकुलेट की जाती है, और tan थीटा कैलकुलेट करके आ रहा है डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। यही आता है फॉर्मूले से।
तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। अगर कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ दिए होते, मान लो कोऑर्डिनेट दे दिए जाते 4,2 ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए गए और कहा गया कि बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू। सर आप तो कह रहे थे हिडन है, ढूंढ लाओ। ये बता सकते हो यहाँ कि पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस को डिनोट करता है, लेकिन x एक्सिस पे कौन है यहाँ करंट है, तो पहला कोऑर्डिनेट करंट को शो कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे कौन है पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है स्लोप के बराबर, स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट अपॉन में बेस मतलब x एक्सिस बोले तो करंट बोले तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर जी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो डेल्टा V की वैल्यू 2 है सर, अपॉन में डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 4। दोनों तरीके से सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है सॉल्व करो 0.5, मतलब जिस वायर की हम बात कर रहे थे उसका रेजिस्टेंस 0.5 आ रहा है। अब इसी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अगर दो ग्राफ दे दिए गए ऐसा और ऐसा, आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन से ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन से का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का, कौन से वायर का रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है। तो सर जी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वो स्लोप कौन सी एक्सिस के साथ, सर स्लोप तो देखेंगे करंट वाली एक्सिस के साथ, तो करंट यहां है, ये स्लोप कम ये स्लोप ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस भी कम। तो यहां रेजिस्टेंस ऑफ बी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कम है। हेलो इंडिया, तो मैंने दो पॉइंट्स आपके सामने लिख रखे हैं बोर्ड पे। आइडियल वोल्टमीटर मस्ट हैव रेजिस्टेंस, यहां खाली जगह छोड़ रखी है, ये वोल्टमीटर है। अब मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहा हूं, एक बिल्कुल परफेक्ट वोल्टमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। सर जीरो ले लेंगे, जीरो होगा तो बढ़िया है सर, कोई खर्चा नहीं कराएगा वो। इसके अंदर अपने भी वायरिंग वगैरह होती है, तार होते हैं, तारों का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो मैं ये कह रहा हूं आइडियल वोल्टमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। सर जीरो रखना चाहिए, ऐसे ही बोलोगे रिंकू, कितना होना चाहिए आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग कितना होगा बेटा दीपिका। तो आंसर है इनफाइनाइट। अरे सर इनफाइनाइट लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, इतना सारा रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो कहानी क्या है, जो करंट आ रहा था उसमें से कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, अभी तक नहीं पता मुझे इनफाइनाइट है कि नहीं है। हाँ सर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू IR, I इक्वल टू होता है किसी भी ब्रांच में जाने वाला करंट, I इक्वल टू उसका पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है, जो भी बैटरी से लगा रहे हो वही पोटेंशियल इसको भी मिल रहा है V, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में 100 वोल्ट का पोटेंशियल इसे मिल रहा है, वायर के अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, बैटरी का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट होगा, यही पैरेलल का मतलब होता है। ओके, तो I इक्वल टू V अपॉन R से देखो, अगर रेजिस्टेंस को मैं बहुत ज्यादा रखूंगा तो करंट कितना होगा सर जी कम होगा, अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो सर जीरो हो जाएगा। तो मैं यही तो चाह रहा हूं कि इसमें जरा सा भी करंट ना जाए, ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें जाए। क्यों, क्योंकि ये है मेन डिवाइस, ये है वो मेन डिवाइस जिसपे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जो कुछ भी मिलना है इसको पोटेंशियल देना है तो इसको दो, करंट फ्लो कराना है तो इसमें फ्लो कराओ मैक्सिमम। आप दूसरी जगह क्यों ले जाना चाहते हो करंट को। पोटेंशियल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पोटेंशियल तो पैरेलल में था तो इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, लेकिन करंट का इशू है। अगर मैं इसमें करंट फ्लो करा दूं मैक्सिमम तो इस डिवाइस को करंट नहीं मिलेगा या कम से कम मिलेगा। मैं ये तो नहीं चाहता था, मेरे पास तो मेन डिवाइस ये है, मैं चाहता हूं करंट इसको मिले,
इसको करंट मिले तो सर इसमें करंट जीरो कराओ, और इसमें करंट जीरो कराने के लिए रेजिस्टेंस को कैसा होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन, आइडियल एमीटर मस्ट हैव सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, पहले आपने बताया तो अभी इसका भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देते हैं। नहीं दीपक, जीरो, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा जीरो। काय को समझते हैं। देखिए इसके अक्रॉस, क्योंकि इसमें भी वायरिंग है, तार है, रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल हो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना खर्च होगा? V = IR। इसमें जाने वाला करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस अगर कम से कम रखूंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी कम से कम होगा। इसमें जाने वाला, इसका जो रेजिस्टेंस है मैं जितना कम रखूंगा उसमें इतना ही पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा, कम खर्चा होगा पोटेंशियल का। तो हमें क्या फर्क पड़ता है सर? पड़ता है। डिवाइस कौन सी है सर? ये है। तो पोटेंशियल कितना दिया था सर? 100 वोल्ट दिया था। तो मैं क्या चाहूंगा? 100 का 100 वोल्ट इसे मिले, मैक्सिमम इसे मिले, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का कोई खर्चा ना हो। कोई खर्चा नहीं कराना चाहता तो इसके रेजिस्टेंस को जीरो रखो, जीरो रेजिस्टेंस होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो होगा, इसलिए पूरा का पूरा पोटेंशियल इसे मिलेगा। इसे मिलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के चलने से मैक्सिमम करंट बनेगा। तो आइडियल एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक रेजिस्टेंस। डेफिनेशन में बहुत छोटे में लिखा है मैंने, विच फॉलोज द ओम्स लॉ। अब जितने भी कंडक्टर्स हैं दुनिया के अंदर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है ओमिक कंडक्टर्स और नेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स या रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। These are the conductors which follows the Ohm's law. Ohm's law मतलब सर V directly proportional I, मतलब जिनमें जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ता जाएगा। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी उसमें। किसकी? कंडक्टर की। एग्जांपल के लिए सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन लो करंट पे। ये लो करंट और दो करंट का क्या मतलब है देख लेंगे। जब नॉन ओमिक समझाने होंगे तब बताएंगे कि लो करंट क्यों लिया गया था यहां। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओमिक कंडक्टर्स जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे फॉलोज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ जो है ऐसा आना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओके, VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, वो भी कैसा? जो कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन से पास हो रहा हो। ऐसा ग्राफ देखते ही समझ जाना सर ये तो पक्का ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। देयर इज नो चेंज, तीसरी प्रॉपर्टी है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड बाय रिवर्सिंग द अप्लाइड पोटेंशियल। सर ये नहीं आया समझ में। तो देखो मैंने क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया, करंट इस तरीके से बढ़ता गया। फिर मैंने क्या किया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो करंट भी नेगेटिव मिलने लगेगा, लेकिन सेम एक जैसा ही, जैसा उस तरफ था। जैसे +1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने से 2 एंपियर का करंट मिल रहा था, तो -1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने से -2 एंपियर का करंट मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बच्चा, यही लिखा है। फोर्थ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि यहां पे जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये है ओमिक कंडक्टर्स। एग्जांपल यहां मैंने आपको बता रखा है, दुनिया के जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स बोले तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, these all are the metals। मेटल्स में यहां लिख देता हूं एल्यूमिनियम,
मेटल्स के एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। ये जितने भी मेटल्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेन मेटल्स उनमें से लिख दिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन ओमिक कंडक्टर्स या फिर रेजिस्टेंस। ओमिक कंडक्टर्स की हमने बात कर ली जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर द कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोले तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को ये फॉलो नहीं करते हैं। मतलब पोटेंशियल अगर आपने डबल कर दिया तो निश्चित नहीं है कि करंट डबल हो जाएगा, हो सकता है 3 गुना हो जाए या हो सकता है कांस्टेंट ही रह जाए। तो ये है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स। ये क्या होते हैं सर? इनको आगे चल के डीप भी पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो मेटल्स के बराबर अच्छे से करंट को फ्लो नहीं करा सकते, लेकिन इंसुलेटर से अच्छा करंट फ्लो करा सकते हैं। इनके बीच में होते हैं, मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे ही मेटल्स एट हाई करंट, दुनिया के जितने भी मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है वो भी हाई करंट पे ज्यादा करंट अगर आप उसमें से फ्लो करा दोगे तो फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन आता है सर टाइपो, देखो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। हाँ सर ये तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ले I²RT। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी और इसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ने से इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब आप याद करो ओम क्या कहता था? ओम कहता था सर कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यहां तो नहीं है कांस्टेंट, यहां तो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाने से, हीट बहुत ज्यादा हो जाने से एक्चुअल में होता क्या है, फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हम कहते थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और R इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही कहते थे। लेकिन रेजिस्टेंस जो है भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फिर कहां रहा रेजिस्टेंस कांस्टेंट? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फिर उसी प्रोपोर्शन में करंट कम होता जाएगा। मतलब जितने रेशियो में तू पोटेंशियल को बढ़ा रहा है उस प्रोपोर्शन में करंट बढ़ नहीं पाएगा, बल्कि कुछ अमाउंट रेजिस्टेंस का भी चेंज होने लगेगा। फिर तो आपको ध्यान रखना है कि करंट कम होना चाहिए ताकि हीट एनर्जी कम बने, टेम्परेचर कम रहे। टेम्परेचर कम रहेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I रहेगा और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट कम होने की वजह से कांस्टेंट रहेगा। तो यहां लिख रखी है मैंने प्रॉपर्टीज। तीसरा इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वही H2SO4 या कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन है जिनमें से करंट फ्लो करता है, वो भी परफेक्टली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे ही टॉर्च की लाइट, सेम रीजन इसका यही है। टॉर्च की लाइट में क्या होता है, जो बल्ब है, फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता तो वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो नहीं करता। प्रॉपर्टीज में देखते हैं, सही है, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, नहीं फॉलो करते ओम्स लॉ को, लेकिन V IR को फॉलो कर सकते हैं। सर ये कैसे? ये देखो, मान लो पोटेंशियल 6 था और करंट 2 था, रेजिस्टेंस 3 था। अब मैंने पोटेंशियल को डबल कर दिया तो करंट डबल हो जाना चाहिए था। अगर ये ओमिक कंडक्टर होता तो करंट जो है वो 2 से 4 हो जाता। मान लो ये 3 हो पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस 3 से 4 हो गया। हाँ तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता ही कहां है? नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता ही कहां है? चेंज हो सकता है रेजिस्टेंस तो ठीक है। 6 V IR, 6 2 into 3 वो पहले भी सही था। 12 3 into 4 वो अब भी ठीक है। मतलब V IR तो फॉलो करता है, लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को फॉलो नहीं करते। कौन? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्लियर है? तो V IR में रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I में रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए इसे तो फॉलो कर लेता है लेकिन इसे फॉलो नहीं करता है।
ग्राफ ओरिजिन से ऐसा ग्राफ मिल सकता है इसके लिए, V और I के बीच में ग्राफ ऐसा मिल सकता है आपको, बुरा मत मानना, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ ऐसा हो सकता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। अब वही पहले मैंने क्या बताया था कि पोलैरिटी चेंज करने से ओमिक कंडक्टर्स में तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां चेक करते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यहां करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है पोलैरिटी को चेंज करने से। मान लो I और V के बीच का ग्राफ ऐसा था, सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ है ये। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल भी मैंने बताया था कि ये नॉन ओमिक है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है V और I के बीच में। तो मैंने सेमीकंडक्टर्स के लिए I और V के बीच में ग्राफ खींचा, अब मैंने पोलैरिटी चेंज करा दी तो ये ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा बल्कि दूसरी साइड में ग्राफ बिल्कुल अलग ही रहेगा। यही बताया है कि पोलैरिटी चेंज करने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इस टाइप के ग्राफ्स में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता V और I के बीच में तो रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट कह सकते थे, लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसका मतलब है कि ये इस ग्राफ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है लगातार। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है कैसा होता है, कांस्टेंट नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।